ठंड में भी दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। एक के बाद एक तमाम पार्टियों से, अलग अलग मंचों से, ट्विटर के जरिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच अजय माकन, जो कि एक तरह से चेहरा बनाए गए हैं, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चलो अब अन्ना के सारे बच्चे सेट हो गए। दरअसल उन्होंने रीट्वीट करके ये सामने रखा है, केजरीवाल, किरण बेदी और मोदी को अपने सभी पुराने ट्वीट्स, बयान मिटा देने चाहिए, नहीं तो वो अपने झूठ को छिपा नहीं पाएंगे, ये लिखा है। और एक दूसरा रीट्वीट है जिसमें वो कहते हैं चलो अब अन्ना के सब बच्चे सेट हो गए। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव जी, सबसे पहले तो अजय माकन जी के ये जो ट्वीट्स हैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। दूसरा, जब जयचंद कहते हैं कुमार विश्वास, तो उनका क्या अर्थ है इसका? और तीसरा सवाल कि आज वाकई कम से कम इतना तो जरूर लग रहा होगा कि किरण बेदी पर जिन मुद्दों पर आप बाकियों पर प्रहार करते थे, उस तरह से आप मुद्दाहीन हो गए। मास्टर स्ट्रोक है ये बीजेपी की तरफ से। तीनों सवाल। पहला, जो अजय माकन जी ने कहा है, अगर वो बता दें कि अरविंद केजरीवाल का कौन सा ट्वीट है जो कि उन्हें मिटा देना चाहिए। किरण जी के तो कई हैं जो उनको शायद मिटाने पड़ेंगे, मैं समझ रहा हूं। अरविंद का कौन सा ऐसा ट्वीट है, बता दें तो शायद आसानी होगी। दूसरा, जो आपने पूछा जयचंद वाली बात, मैं भी थोड़ा हैरान था, मुझे लगा उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। आपने जब ताबड़तोड़ एक के बाद एक ब्रेक ले रही थी तो मैंने एक्चुअली देख लिया, उन्होंने दो अलग अलग ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में वो कहते हैं, अरे अरविंद केजरीवाल, तुमने अन्ना को धोखा दिया राजनीति में आके, तुम्हें बीके सिंह और किरण बेदी जैसे संघर्षशील साथियों से कुछ सीखना चाहिए। अब आप इसका अर्थ निकाल लीजिए। जो दूसरा ट्वीट है उसमें कहीं किसी नाम का जिक्र नहीं है, वो तो कविता की दो पंक्तियां हैं। युद्ध में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अब स्कूल के जमाने में भी कविता की व्याख्या वाले में मेरे को ज्यादा नंबर नहीं आया करते थे, लेकिन व्यर्थ ही कवि कोई बात नहीं करता। मैं समझाऊं कविता के बारे में। सोचते हैं कि कुमार विश्वास एक सम्मानित कवि हैं, तो वो जब कुछ लिखते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है। वही अर्थ आपसे समझ रहे थे, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है योगेंद्र जी। बाकायदा अर्थ होता है, लेकिन कविता और कुछ भी होती है। कविता ना तो बयान होती है, ना वो नारा होती है। कविता के अर्थ को केवल एक पंक्ति में रिड्यूस कर देना, उसमें कई अर्थ होते हैं। मैं थोड़ा सा व्याख्या कर दूंगा, मुझे ज्यादा नंबर आते थे। ठीक है अजय माकन जी, समित पात्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको बेहतर नंबर आते थे। हाँ, मुझे कविता व्याख्या में तो ज्यादा नंबर मिले हैं योगेंद्र जी से, थोड़ा मैं व्याख्या कर देता हूँ। आपको ध्यान होगा जब कुमार विश्वास अमेठी में, जब अमेठी में चुनाव लड़ने गए थे राहुल बाबा के खिलाफ, तो याद होगा उन्होंने यही ट्वीट किया था, जयचंद वाला, उसमें भी लिखा था उन्होंने। स्वाभाविक रूप से उस समय भी जो जयचंद थे, उस समय भी जो लोग थे जो कुमार विश्वास का साथ देने नहीं जा रहे थे और किस प्रकार से उनको घर से दूर कर दिया गया था, उसकी पीड़ा कुमार विश्वास के दिल में थी और आज वो पीड़ा पुनः व्यक्त कर रहे हैं। एक तरह से मुझे आज समझ में आ रहा है कि योगेंद्र जी हमारे बड़े हैं, मैं बड़ा आदर करता हूँ, बहुत मीठी शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, मगर देखिए आज योगेंद्र यादव इसलिए कह रहे हैं कि उनको शायद कम नंबर आए थे कविता व्याख्यान में, क्योंकि इस व्याख्या में कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी खड़ा हुआ पा रहे हैं। जिन 4-5 लोगों के विषय में कुमार विश्वास कह रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल को घेरे हुए हैं और जो असलियत पहुंचने शायद नहीं देते हैं, उनमें मुझे लगता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज नंबर कम आने की शकल में व्याख्या नहीं करना चाहते हैं। जहां तक दूसरा विषय है, जहां तक अजय माकन जी का कहां ले जा रहे हैं सर, आपको बहुत ज्यादा नंबर आते होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा नंबर आए थे, तभी तो इतना ही समझता हूं कि कभी विश्वासघात से पीड़ित दिखाई देता है, यहाँ विश्वासघात के बारे में क्षुब्ध है, और वो विश्वासघात आज किसने किया होगा, आप लोग इसका बेहतर अनुमान लगाएं। नहीं, मैंने तो इसलिए जोड़ा इसको अमेठी के साथ। उस समय तो किरण बेदी नहीं आई थी हमारे साथ ना, उस समय भी जयचंद मौजूद थे, उस समय भी विश्वासघात हुआ था। संबित जी, जरा कवि साहब से आगे बढ़ते हैं। एक जो ये अजय माकन साहब का ट्वीट है वो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। जिस ट्वीट में अजय माकन ये लिख रहे हैं कि किरण बेदी, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को बदलना चाहिए, उसी ट्वीट में देखिए उन्होंने किरण बेदी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें वो ये लिखती है कि वन डे नमो विल नीड टू रिस्पॉन्ड विद क्लैरिटी अबाउट राइट्स मैसेकर डिस्पाइट कोर्ट्स क्लियरिंग हिम सो फार। यानी उन्हें दंगों के बारे में सफाई देनी होगी। कोर्ट ने उन्हें अगर इसके लिए क्लीन चिट भी दी है, तब भी उन्हें ये सफाई देनी होगी। अब मैं उसका उत्तर दे देता हूं। बिल्कुल, अब जवाब दीजिए अजय माकन जी। मैं अजय माकन जी के दोनों ट्वीट का जवाब दे देता हूं 30 सेकंड के अंदर। पहला ट्वीट जो वो कहते हैं कि मोदी जी को और तमाम लोगों को ट्वीट मिटाना चाहिए, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले
पहले कांग्रेस मिट रही है उसको बचाने का प्रयास करें। ट्वीट तो कौन मिटा रहा है कौन नहीं वो हम कर लेंगे। जहां तक ये स्पेसिफिक सवाल जो आपने दंगों का पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। और किरण बेदी जी जो कहती है कि मोदी हैज टू क्लैरिफाई, हैज टू गिव आउट अ क्लैरिटी, तो स्वाभाविक रूप से आज वो क्लैरिटी मिल गई है। 2014 का चुनाव हुआ, जनता से बड़ा जज कोई होता है क्या? जजेस ने भी क्लैरिटी दिया, जजेस ने भी क्लीन चिट दिया, और जनता ने भी 2014 के चुनाव में जो ऐतिहासिक मैंडेट मोदी जी को दिया, उससे बड़ा क्लैरिफिकेशन कोई नहीं होता है। और एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते किरण बेदी जी ने इसे समझा, इसे पढ़ा, इसे अपनाया और सही पार्टी को उन्होंने ज्वाइन भी किया। जेपी अग्रवाल जी, वाकई इस तरह के ट्वीट को रीट्वीट करके अजय माकन जी एक बार फिर वही पुरानी कहानी में नहीं उलझ रहे? कांग्रेस पार्टी ने एक वक्त पर सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था नरेंद्र मोदी को, और जिसके बाद आप लोगों ने खुद ही तय किया था कि नहीं ये ठीक नहीं है। क्या जनता के मैंडेट को स्वीकारने में अभी भी कांग्रेस पार्टी जरा सी उलझी दिखाई देती है? सर, जनता का जो मैंडेट है वो एक सरकार चलाने के लिए है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के काम पर टिप्पणी नहीं है। वो 2002 का दाग मिट नहीं सकता किसी सूरत में भी। जो कुछ गुजरात में हुआ, हम हार गए 2014 के चुनाव में, नई सरकार आ गई, उनको एक मौका मिला, इन्होंने किन वायदों के साथ वो सरकार बनाई, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। तो 84 का लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंडिविजुअल आदमियों का हाथ पकड़ पकड़ के है, दाग तो 84 का भी नहीं मिट सका ना कांग्रेस पार्टी को। दाग तो जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के लिए 84 का भी नहीं मिट सका। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें ना, जब हमारी बात होगी हम अपना जवाब देंगे। अभी तो जो हालत इन्होंने की है, और उसके बाद बराबर सरकार आने के बाद जो इनके जितने एमपी हैं, नेता हैं, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। साक्षी महाराज के बयान देख लो, आप साध्वी जी के बयान देख लो, तोगड़िया साहब के बयान देख लो, योगी आदित्यनाथ के बयान देख लो। कि किरण बेदी से मुकाबला कैसे करेंगे? बताओ ना, ये बयान कहीं रुक गए क्या उनके? तो क्या किरण बेदी जी इन सब बयानों को अपने साथ जोड़ती हैं? क्या उनको सही लग रहा है ये? पहले पुलिस का डंडा, उसके बाद एक समाज सुधारक की भूमिका अन्ना हजारे के साथ, और अब एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना जिनके बयान इस तरह के आ रहे हैं जिससे समाज में नफरत पैदा होती हो। हाँ। शायद उनको ये अच्छा लगता हो। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बुरी तरह परेशान है, उनको तो कुछ किनारा चाहिए। वो डूबते को तिनके के सहारे वाली बात हो रही है। मुझे नहीं पता क्या खूबियां उनको दिखाई दे रही हैं। क्या किरण बेदी से लाभ उठाएगी? नहीं जेपी जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप कह रहे हैं कि डूबके को तिनके का सहारा, वो किसको डूबता कह रहे हैं और तिनका क्या है, जरा समझाइए तो सही। पूरी डूब गई है कांग्रेस, आपको तो तिनका से भी काम नहीं चलेगा, कैसे निकल के आएंगे उसकी नहीं प्लीज उसकी चिंता करिए। राहुल जी जो डूबे पड़े हैं उनको निकालेंगे कैसे, बताइए। भारतीय जनता पार्टी सभी स्टेट में जीत रही है, सेंटर में जिस प्रकार का मैंडेट मिला है 30 वर्षों बाद मिला है। आप मत करो राहुल जी की चिंता। नहीं हमारी पार्टी को छोटी नहीं है। नहीं, वो हम एडवाइस दे रहे हैं कि राहुल जी की चिंता करनी चाहिए। आपने उनको डूबता हुआ छोड़कर हमारी चिंता कर रहे हैं। राहुल जी की जिसको रेस्क्यू करना चाहिए उसको रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? उसके रेस्क्यू करिए ना। ठीक है, राहुल जी की चिंता करने के लिए तो एक कांग्रेसी प्रतिबद्ध है जेपी अग्रवाल जी, लेकिन आप सबकी बात सुनने से पहले एक बार जरा सुनाते हैं स्वामी रामदेव। मतलब कितना अंदर डूब गए हैं सोचिए, करोड़ों वर्कर मिलकर भी उनको उभार नहीं पा रहे हैं। स्वामी रामदेव की प्रतिक्रिया आई है किरण बेदी के फैसले पर, सुनाते हैं। बहन किरण बेदी जी से मेरा एक घनिष्ठ आत्मीय संबंध रहा है, और वो देश की पहली आईपीएस महिला हैं। उनके ऊपर देश के करोड़ों लोगों को बहुत फक्र है। निष्कलंक उनका जीवन रहा है, और जिस तरह से मोदी जी एक भारतीयता के साथ आधुनिकता से युक्त भारत बनाना चाहते हैं, इस दिव्य भव्य भारत को बनाने में आदरणीय किरण बेदी जी भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगी, और मातृशक्ति का और अपनी मातृभूमि भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। योगेंद्र यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। स्वामी रामदेव भी अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो भी मंच पर पहुंचते थे, वो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। मैं वही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी बनने से पहले जो व्यक्ति आंदोलन में कुछ भी भूमिका निभा रहे थे, वो एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। इसका आम आदमी पार्टी से क्या संबंध है? जो 2013 का ट्वीट था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो ट्वीट नरेंद्र मोदी जी की तीसरी गुजरात विजय के बाद किया गया था।
तो ये तो संभव नहीं है कि किरण जी को अचानक लोकसभा चुनाव का परिणाम देख के याद आया हो। जाहिर है कुछ बहुत ही नई चीज उन्होंने आज सीखी होगी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो चीज वो पूरे देश के साथ भी शेयर करें। उन्होंने ब्लैक मनी के बारे में भी कोई नई चीज सीखी होगी। उन्होंने जिस तरह के जो AIMS वाला कांड हुआ है, जिस तरह से ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स को पनिश किया गया, उसके बारे में भी कुछ सीखा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है किरण बेदी जी ने जाके अडानी के लोन के बारे में तो पूछा होगा कि ये 6-7 हजार करोड़ रुपए का लोन ऑस्ट्रेलिया की माइन बनाने के लिए क्यों दिया सर। जरूर पूछा होगा, ईमानदार महिला है, मुझे विश्वास है उन्होंने पूछा होगा। उसके उत्तर आके जनता के सामने दे दें। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। नहीं, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि योगेंद्र यादव जी थोड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। ऐसा जनरली वो डिस्टर्ब होते नहीं है, वो होते भी हैं तो दबा जाते हैं, मगर आज ये आप शो में तीसरी बार कह रहे हैं समित जी। नहीं, पहली बार मैंने कहा कि आप तीसरी बात ये बात कह रहे हैं। पहली बार कहा सर, आप पहली बार ऐसा लग रहा है कि थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं किरण बेदी जी के हमारे यहाँ आने से। खैर होता है जब आपने जिस प्रकार से अपनी पार्टी चलाई है वहाँ केवल चंद मनुष्यों के महत्वाकांक्षा की कहानी है, तो स्वाभाविक रूप से जब वो परिवार टूटने लगता है तो आपको पीड़ा होता है। हाँ, केजरीवाल जी सर ये समझेंगे तो उत्तर दे देना। हाँ, वही बता रहा हूँ ना केजरीवाल जी, और आप जानना चाहते हैं ना किरण बेदी जी को प्रधानमंत्री से क्या शिक्षा मिली है, क्या सीखा उन्होंने, स्वाभाविक रूप से इंतजार करिए। इसी मीडिया स्पेस में वो जरूर आप लोगों से रूबरू बात पूरी करें और योगेंद्र जी जो आरोप लगा रहे हैं उनके जवाब। नहीं, मैंने तो कहा कि किरण बेदी, हम कभी भी बंधुआ मजदूर नहीं ढूंढते हैं, हम मुक्त चिंतक लेते हैं। किरण बेदी जी की चिंता का असर पूरे देश में रहा है। उन्होंने चिंता की है, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से सीखा है, जो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है, स्वाभाविक है इसी मीडिया स्पेस में वो हम सबसे शेयर भी करेंगी। और योगेंद्र यादव जी और केजरीवाल जी मिलकर दोनों बैठ के देखेंगे भी और चिंता भी करेंगे ये हमसे क्या भूल हो गई। और उसी मीडिया स्पेस पे मुझे लगता है जरूर वो यह भी शेयर करेंगी कि आम आदमी पार्टी उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा, अर्थात आम आदमी पार्टी जो आंदोलन था उस आंदोलन को उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा, किस प्रकार से वो आंदोलन कुछ मनुष्यों की महत्वाकांक्षा की कहानी थी, यह भी बताया जाएगा। चिंता ना करें योगेंद्र जी, आप चिंता करें किस प्रकार से केजरीवाल जी के साथ बैठ के ये सब आपको देखना है और स्ट्रेटेजी बनानी है। जेपी जी, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि पैसे वाले बाबा रामदेव, जिनका भी आज टेलीविजन में आ रहा था, कई हजार करोड़ की एजेंसी है, उनको सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं किरण बेदी जी को। बाबा रामदेव वही हैं जिन्होंने काले धन के बारे में कितना जबरदस्त झूठ पूरे हिंदुस्तान से बोला था। माफ करना, जो व्यक्ति झूठ बोलते हुए पकड़ा गया हो वो आज किसी को सर्टिफिकेट दे तो कौन किसके बारे में सच बोल रहा होगा ये तो भगवान ही जाने। और मुझे नहीं लगता सुमित पात्रा जी को कोई भी जवाब इसका मिलने वाला है, क्योंकि आज जो हालत हो रही है वो हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। इनके पास ना चेहरा है ना नेता है, ये पकड़ के लोगों को पार्टी में ला रहा है, किसी तरह पार्टी बच जाए। और आज मैं पसीना देख रहा हूँ उनके चेहरे पे सुमित पात्रा जी के, इनके पास जवाब नहीं है किसी चीज का, एक ही जवाब दे रहे हैं, रटा पिटा। उनकी इनफाइटिंग को आप एजेंडा और ताकत बनाना चाहते हैं। इनफाइटिंग भी है, इनके पास चेहरा भी नहीं है। मैं जरा उत्तर दे दूं इसका। देखिए, इन्होंने कहा कि बाबा रामदेव कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले। हाँ, अगर मिस्टर कुट्रोची होते तो ये सर्टिफिकेट तुरंत एकदम हाथों हाथ कांग्रेस उसे एक्सेप्ट कर लेती। कुट्रोची जी, आपको याद है ना कुट्रोची कौन है? एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन योगेंद्र यादव जी से जब लौटेंगे ब्रेक के बाद तो ये जरूर पूछेंगे कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल बहुत सधे हुए शब्दों में कहते हैं कि मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन योगेंद्र यादव जी आज तक के शो पर खूब ताने कस रहे हैं किरण बेदी के रवैये पर। ब्रेक हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन जो आपने अपनी राय दी है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। जनता जो देख रही है 84% कहती है कि किरण बेदी एक मुकाबले वाला चेहरा है बीजेपी की तरफ से। योगेंद्र यादव जी जवाब दीजिए, आप ताने कस रहे हैं कि केजरीवाल साहब ट्विटर के जरिए स्वागत कर रहे हैं, क्या रणनीति होगी? राजनीति के मैदान में दुश्मन होंगी अब किरण बेदी? आप भूल रही हैं, मैंने तो पहला वाक्य ये कहा था कि आजाद देश है और उनका पूरी तरह स्वागत है, वही अरविंद भाई ने कहा है। आपने जो असली सवाल पूछा वो मास्टर स्ट्रोक वाला था। मैं सहमत हूं ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी लड़ाई बनती जा रही थी उसमें अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते, जो कि इनको लग रहा था, तो मोदी जी का क्या होता, सतीश उपाध्याय जी के जो खुलासे हो रहे थे उससे क्या होता। तो ये मास्टर स्ट्रोक है, इन दोनों चीजों को ढकने के लिए बीजेपी ने सचमुच कुछ सोचा है। संबित जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। देखिए, एक तरफ मेरे आम आदमी पार्टी बैठी है जो पूछ रही है कि मोदी जी का क्या होगा, अरे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस बैठी है जो बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब रही है। दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी पार्टियों की चिंता करिए।
चलिए आपकी इसी बात पर अंत करते हैं बहस का। वक्त की कमी है, लेकिन संबित पात्रा का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी चिंता करे, कांग्रेस अपनी, हमारी तो निकल पड़ी है। यही उनके कहने का मतलब है। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद फौरन लौटा दें।